हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट 2021 नवंबर शिफ्ट जो है फर्स्ट है और उसी का पेपर हम डिस्कस कर रहे थे। तो कुछ मेरा पिछले वीडियो में जो था वो छूट गया था। एक ज़रूरी कॉल आ जाने की वजह से मैंने जो वीडियो थी उसको ऑफ कर दिया था। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं 63 और यहाँ पर ये जो जितने भी बचे हुए हैं क्वेश्चन पूरे करने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। 63 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर बताने हैं कि औपनिवेशिक स्रोतों ने 1857 के विद्रोह को सेना की बगावत के रूप में देखा था। सर सैयद अहमद खान ने 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सत्ता के प्रति मुसलमानों की निष्ठा को दिखाया था। ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर पूछना है कि क्या सही नहीं है। आगे देखते हैं। अंग्रेजों की फ्री ट्रेड्स ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का समर्थन किया और अंग्रेज कंपनी के खिलाफ बगावत करने वाली देसी रियासतों की राजाओं की जो है आलोचना की थी। तो ये जो है गलत हो जाएगा। बाकी डी जो है कि आर.सी. मजूमदार 1857 के विद्रोह को आज़ादी की पहली लड़ाई मानने से इनकार करते हैं। तो दोनों ही तीनों ही सही हैं, सिर्फ सी ऑप्शन है जो सही नहीं है। व्याख्या देखते हैं। सितंबर 1599 ईस्वी में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इस व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 में एक कंपनी का गठन किया जिसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट जो है रखा। इंग्लैंड की जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एक अज्ञात पत्र द्वारा इसे 15 वर्षों के पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया था। अंग्रेज जो है फ्री ट्रेड यानी स्वतंत्र व्यापारियों की हिग पार्टी जो सत्ता में आई वह कंपनियों के व्यवहारिक एकाधिकार के पक्ष में नहीं थे। स्वतंत्र व्यापारी कंपनी के खिलाफ बगावत करने वाली देसी रियासतों के राजाओं के साथ समन्वय स्थापित करके व्यापार करते थे। औपनिवेशिक काल में भारतीय समाज में विभिन्न मुख्य जो है अंतर्विरोध अभिजात वर्ग, भारतीय तथा ब्रिटिश दोनों और निचले स्तर की जनता के बीच था। यही कारण था कि औपनिवेशिक स्रोतों ने 1857 के विद्रोह को सेना के बगावत के रूप में देखा था। और सर सैयद अहमद खान के बारे में देख लेते हैं कि इनका जन्म 17 अक्टूबर 1817 में दिल्ली के सदान यानी सैयद खान दान में हुआ था। 1857 की क्रांति के समय ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ही काम करते थे। उन्होंने मुरादाबाद में सन 1858 में आधुनिक मदरसे की स्थापना की। इसके द्वारा साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई और यही कारण है कि सैयद अहमद खान ने 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सत्ता के प्रति मुसलमानों की निष्ठा को दिखाया था। आर.सी. मजूमदार के अनुसार 1857 के सैनिक विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम तभी कह सकते हैं यदि हम लोग इसका अर्थ जो है अंग्रेजों के विरुद्ध एक छोटा सा संघर्ष मान लें। परंतु इस अवस्था में तो पिंडारियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष तथा बहावियों के सिखों के जो है विरुद्ध संघर्ष को भी ऐसा ही स्वीकार करना पड़ा। इसी कारण है आर.सी. मजूमदार जो है 1857 के विद्रोह को आज़ादी की पहली लड़ाई मानने से इनकार करते हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से 17वीं सदी के किन संस्कृत विद्वानों का संबंध मुगल बादशाह शाहजहां से था। तो एक तो कविंद्राचार्य सरस्वती और जगन्नाथ पंडित, इन दोनों का तो है। तो बी और सी क्या है यहाँ पर सही हो जाएगा सी ऑप्शन। कई बार पूछा जा चुका है कविंद्राचार्य और जगन्नाथ पंडित राज से। तो यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। संस्कृत विद्वान जो है जगन्नाथ पंडित राज व कविंद्राचार्य सरस्वती मुगल बादशाह शाहजहां के दरबारी कवि थे। गंगा लहरी व रस गंगाधर के लेखक पंडित जगन्नाथ को शाहजहां ने महाकवि की उपाधि दी थी। शाहजहां का शासनकाल हिंदी
साहित्य में रीतिकाल के उदय का समय था। इस काल में हिंदी कवियों के समक्ष जो है संस्कृत के प्राचीन काव्य शास्त्र की विकसित परंपरा थी। शाहजहां के शासनकाल में संस्कृत के अनेक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सही कथन हमें बताना है कि दक्कन के बलूतेदारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बलूतेदार जो है ग्राम सेवक और शिल्पकार थे। बतनदार बलूते के पास गांव में काम करने और पारिश्रमिक प्राप्त करने का स्थायी अधिकार था। ऊपरी जो है बलूतेदारों के पास गांव में स्थायी अधिकार नहीं थे और वे प्रवासी थे। नीचे दिए गए विकल्प में हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही है। तो डी ऑप्शन ए बी सी जो है तीनों ही यहाँ पर सही हो जाते हैं। तो बलूतेदार जो है दूसरे शब्दों में सेवा प्रदाता थे। बलूटा अनाज या कृषि उपज के हिस्सों का प्रतीक होता है। बलूटा का जो शाब्दिक अर्थ है वो कृषि के उपज से रिलेटेड है। आगे देखते हैं। इन लोगों को सालाना भुगतान किया जाता था। इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि बलूतेदार जो है ग्राम सेवक और शिल्पकार थे। बतनदार बलूतेदार के पास गांव में काम करने और परिश्रम प्राप्त करने का स्थायी अधिकार था, क्योंकि बलूतेदारी एक तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के एक संपूर्ण ढांचा था। ऊपरी बलूतेदार और बड़ा अतुतेदार गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व गांव की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम करते थे। उन्हें किसानों को खाद्यान्न के रूप में सेवाओं से पारिश्रमिक मिलता था और ऊपरी बलूतेदार के पास स्थायी अधिकार नहीं होते थे, वे प्रवासी थे। तो कथन तीनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं। निजामुल मुल्क से मराठाओं का संबंध के संबंध में निम्नलिखित कथन कौन से सही है। तो सही कथन हमें बताने हैं। तो क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन कौन से सही हैं। तो यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला है यहाँ पर ए 1710 से लेकर 1715 के बीच जो है दक्कन के वायसराय के रूप में निजामुल मुल्क के दक्कन के लिए चौथ और सरदेश मुखी के मराठा दावे का प्रतिरोध जो है किया। सैयदों के खिलाफ अपने सफल विद्रोह के बाद निजामुल मुल्क ने दक्कन का चौथ और सरदेश मुखी मराठाओं को देने के शाही फरमान को सम्मानित किया और जनवरी 1721 में बाजीराव ने पहली मुलाकात की थी और मराठाओं और निजामुल मुल्क के बीच का विवाद जो है मुख्य कर्नाटक था। तो डी तो एकदम सही था, क्योंकि कर्नाटक का मुद्दा ही जो है प्रॉब्लम क्रिएट था यहाँ पर दोनों के लिए, मराठाओं और निजामुल मुल्क के लिए। तो हमारा जो है बी सी डी जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, बी सी डी। तो हमारा आंसर जो है वो ए ऑप्शन सही है। व्याख्या देखते हैं। 1710 से लेकर 1715 के बीच दक्कन के वायसराय के रूप में नियुक्त निजामुल मुल्क ने 23 जून 1725 में शुकरखेड़ा के युद्ध में मराठों की मदद से दक्कन के मुगल सूबेदार मुबारिज खां को परास्त करके दक्कन में अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर ली थी। निजामुल मुल्क ने अपनी स्थिति मजबूत होने पर पुनः मराठों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी थी और चौथ और सरदेश मुखी से इनकार कर दिया था। सैयदों के खिलाफ अपने सफल विद्रोह के बाद जो है 1728 ईस्वी में निजामुल मुल्क जो है पालखेड़ा के युद्ध में बाजीराव से पराजित हुए। युद्ध में पराजित होने पर निजामुल मुल्क जो है संधि के लिए बाध्य हुए। 16 मार्च 1728 में दोनों के बीच मुंशी शिवगांव की संधि हुई, जिसमें निजाम मराठों को चौथ और सरदेश मुखी देना स्वीकार कर लिया। बाजीराव व निजाम की पहली मुलाकात जो है जनवरी 1721 में नहीं हुई, अपितु 7 मार्च 1728 में मुंशी शिव गांव की संधि के समय हुई। मराठों और निजामुल मुल्क के बीच जो है विवाद का प्रमुख मुद्दा कर्नाटक नहीं था। तो यहाँ पर जो सही होता है वो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन, यानी बी सी और डी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। विदेश में भारतीय क्रांतिकारियों और उनके समाचार पत्रों के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो तारकनाथ,
दास जो है सर्कुलर, ए आज़ादी, रामपुरी फ्री हिंदुस्तान, श्यामजी कृष्ण बर्मन इंडियन सोशलिस्ट और इंदु भूषण डे मजूमदार इसका है गौलिक अमेरिकन। तो यहाँ पर जो है ए बी और जो सी है वो यहाँ पर क्या है, सही नहीं है। तो हमारा आंसर जो है वो डी हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ सी ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सही होता नज़र आता है। तो बाकी ए बी डी जो है सही नहीं है। बाकी यहाँ पर देखते हैं, तारकनाथ जो हैं एक भारतीय क्रांतिकारी थे। इनके द्वारा संपादित समाचार पत्र जो है फ्री हिंदुस्तान था, जबकि रामनाथपुरी द्वारा संपादित सर्कुलर ए आज़ादी था। श्यामजी कृष्ण वर्मन का जो है इंडियन सोशलिस्ट था, ये बिल्कुल सही था, सी ऑप्शन था ये। इंदु भूषण डे मजूमदार द्वारा लिखित पत्र जो है अमेरिका थ्रू हिंदू आइस था, जबकि गोलिक अमेरिका जो है 1903 में लेके 1991 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रकाशित एक आयरिश राष्ट्रवादी समाचार पत्र था, जो जॉन डेवाइस के स्वामित्व वाले आयरिश राष्ट्र के साथ था। इसे 2021 में एक ऑनलाइन समाचार पत्र के प्रकाशन के रूप में फिर से शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, दो लिस्ट दी गई हैं, उसका हमें यहाँ पर मिलान करना है। तो निजामी ए अंजुम हिंदू फलित जोशी थे, ज्योतिष सेकंड ऑप्शन। तुहे फलूद हिंद जो हैं हिंदू छंद शास्त्र थे। दबिस्तान ए मजाहिब, ये है भारत के विभिन्न धर्म और संप्रदाय, भारत के विभिन्न धर्म और संप्रदाय। रिसाला और मकदारिया ये हो जाएंगे तत्कालीन माप तौल के संबंधित। तो इस हिसाब से जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाता है। अगला देखते हैं, यहाँ पर ए और आर दिया गया है, ये देखते हैं कथन और कारण। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जब ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस ने चाइल्ड मैरिज रेस्टेंट बिल का समर्थन में अपनी अभियान शुरू किया, तो सिस्टर सुब्बालक्ष्मी ने जोशी समिति के सामने अल्पायु के विवाह के नुकसान के साक्ष्य प्रस्तुत किए। कारण है, सामाजिक कार्यकर्ता मीठू बेन जो है पेटिट ने गरीबों के बीच सेवा कार्य करने के लिए सेवा मंदिर का गठन किया। वे बाद में महत्वपूर्ण ट्रेड यूनियन नेता भी बने। तो ए तो यहाँ पर इज ट्रू, बट आर जो है वो क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन क्या है, सही है। व्याख्या देख लेते हैं। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 में मार्गरेट एलिजाबेथ गजन्स ने पुणे में की थी, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस। और 1927 में महारानी चिमना बाई गायकवाड़ जो है कॉन्फ्रेंस की प्रथम अध्यक्षता बनी। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस ने चाइल्ड मैरिज एक्ट रेस्टेड बिल जो के समर्थन में अपना अभियान शुरू किया। तो सिस्टर सुब्बालक्ष्मी ने जोशी समिति के सामने अल्पायु में विवाह के नुकसान के साक्ष्य क्या है प्रस्तुत किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जबकि यहाँ पर जो है सामाजिक कार्यकर्ता बिठू बेन जो है पेटिट ने गरीबों के बीच जो है सेवा कार्य किया और कस्तूरबा वनाथशाला नामक आश्रम की स्थापना की थी, ना कि सेवा मंदिर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक सूची दी गई है, दो सूचियाँ दी गई हैं, उसका मिलान करना है। तो यहाँ पर सिख गुरु हैं और उपजाति हैं। तो गुरु नानक जो हैं वो क्या थे, तो गुरु नानक जी थे बेदी, और गुरु अमरदास जो हैं वो थे भल्ला, और गुरु रामदास जो हैं वो है त्रेहन, और गुरु अंगद जो है सोधी। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। अगला देखते हैं। ए और आर ऑप्शन दिए गए हैं, इसका देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं। तो ए ऑप्शन है, देवराज द्वितीय ने जंगी घोड़ों को गुणवत्ता में सुधार करके घुड़सवारों और तीर अंदाजों को प्रशिक्षण
देकर अपने साम्राज्य के सैन्य आधार को मजबूत किया। उसने पश्चिमी घाट के वाणिज्य केंद्रों पर कड़ा राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया। इस प्रकार सैन्य सुधार को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के साथ जोड़ा। और आर है, अरब सागर के प्रमुख बंदरगाहों पर सैन्य तथा प्रशासनिक आधिपत्य के कारण देवराय द्वितीय को राज्य के वित्त का नया और अलग स्रोत मिल गया था। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है कि ए और आर जो हैं वो दोनों ही करेक्ट है। और क्या है, एक्सप्लेनेशन जो है, एक्सप्लेनेशन वो भी सही है। बाकी व्याख्या भी यही दिए गए हैं क्योंकि दोनों ही सही हैं और दोनों ही क्या है उसकी व्याख्या एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। तो देख लेते हैं व्याख्या क्या है। देवराय द्वितीय संगम वंश का महानतम शासक था। तो देवराय द्वितीय संगम वंश का महानतम शासक था जो 1422 में शासक बना था। प्रजा उसे अन्य उपाधियों के नाम से भी जानती थी, जैसे इम्माडी देवराय, प्रौढ़ देवराय और देवीय शासक। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको इसको याद रखना चाहिए। और इंद्र का अवतार आदि ये क्या है, उपाधियां है। तो देवराय द्वितीय को इम्माडी देवराय, प्रौढ़ देवराय, देवीय शासक, इंद्र का अवतार, ये सारी उपाधियां मिली हुई थी। और आगे है कि देवराय द्वितीय ने जंगी घोड़ों की गुणवत्ता में सुधार करके तथा घुड़सवारों और तीर अंदाजों को प्रशिक्षण देकर अपने साम्राज्य के सैन्य आधार को मजबूत किया था। उसने पश्चिमी तट के वाणिज्यिक केंद्र पर कड़ा राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर इस प्रकार उसने सैन्य सुधार को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के साथ क्या कर दिया था, जोड़ दिया था। देवराय द्वितीय ने अपने शासनकाल में केरल सहित अधिकांश दक्षिण भारत को विजयनगर साम्राज्य में शामिल कर लिया था और उसका साम्राज्य श्रीलंका के तट पर क्या हो गया था, विस्तृत हो गया था। उसने लिंगायत धर्मावलंबी मंत्री लंकना या लक्ष्मण को दक्षिण सागर का स्वामी नियुक्त किया था। अरब सागर के प्रमुख बंदरगाह पर सैन्य और प्रशासनिक आधिपत्य के कारण देवराय द्वितीय को राज्य के वित्त का एक नया और अलग क्या है, स्रोत मिला था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर दो सूचियां दी गई हैं और इसका क्या है, हमें मिलान करना है। तो लेविस ममफोर्ड है, कैथरीन अर्नोल्ड है। तो यहाँ पर जो हैं लेखक पूछे गए हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सा सही है। लेविस ममफोर्ड जो है द सिटी इन हिस्ट्री, लेविस ममफोर्ड। कैथरीन अर्नाल्ड जो है पैंडेमिक 1980। गौरी विश्वनाथन जो है मार्क्स ऑफ कन्वेस्ट लिटरली स्टेट एंड ब्रिटिश रूल इंडिया। सब्यसाची भट्टाचार्य वंदे मातरम द बायोग्राफी ऑफ आ सॉन्ग जो है इनकी बुक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो क्वेश्चन था, तो सब्यसाची भट्टाचार्य का जो है ए ऑप्शन क्या है, यहाँ से मिलाते हैं तो क्या सही होता है, एक बार देखते हैं। डी का 1 है, तो यहाँ पर जो है डी का 1 दो जगह दिया गया है और सी भी दिया गया है। तो हमें बहुत सोच समझ के क्या है इसका आंसर लगाएं। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। आगे देखते हैं, एक और सूची दी गई है। यहाँ पर संजय जोशी है, निकोलसन डक्स हैं, बर्नार्ड एस कॉन है। तो इनका देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर है संजय जोशी जो है फ्रैक्चर मॉडर्निटी मेकिंग ऑफ आ मिडिल क्लास इन कॉलोनियार्थ इंडिया। और निकोलसन बी डर्क का है कास्ट ऑफ माइंड, colonialism एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया। बर्नार्ड एस कॉन है colonialism एंड इट्स फॉर्म्स ऑफ नॉलेज। और एरिक हॉब्सन का है फ्रैक्चर टाइम, कल्चर एंड सोसाइटी इन द 20th सेंचुरी। आगे देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों और परियोजनाओं को कालक्रम में रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले राजधानी परिवर्तन हो जाएगा नंबर 1 पे।
सांकेतिक मुद्रा हो जाएगा। तो पहले सी रखेंगे, फिर ए रखेंगे, उसके बाद जो है फिर बी रखेंगे। तो बी यहाँ पर 2 जगह है, ए भी है और सी जो है, तो ये वाला तो वैसे ही वो हो जाएगा, कट जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। और बाद में जो है कराचल अभियान जो है सबसे बाद में है। तो इनका जो डेट है वो यहाँ पर है। वैसे एक क्रम से अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको इजी होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और सूचियाँ दी गई हैं। तो लक्ष्मी भट्ट लक्ष्मीधर हैं, देवर्ण भट्ट हैं, हेमाद्री हैं, श्रीधर है। तो यहाँ पर देखते हैं श्रीधर की है सत्यार्थ सागर, सेकेंड ऑप्शन। तो सेकेंड ऑप्शन सिर्फ इसमें, तो बी ऑप्शन ही यहाँ पर सही होता है। आगे देखते हैं हिमाद्री का है, हिमाद्री चतुर्वर्ग चिंतामणि, चतुर्वर्ग चिंतामणि। देवांगण भट्ट का है स्मृति चंद्रिका, स्मृति चंद्रिका। और भट्ट लक्ष्मीधर जो है वो हो गया कृत्य कल्पतरु। अगला है 1926 में गठित ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर जो थे MC राव बहादुर MC राजा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं औपनिवेशिक भारत में ईसाई मिशनरियों की शिक्षा प्रसार के कारण 19वीं सदी के अंतिम दशक में 20वीं सदी की शुरुआत में देश के विभिन्न भागों में फैले हुए दलित समुदाय ने संगठित होकर आर्थिक और धार्मिक राजनीतिक क्षेत्र में समुचित भागीदारी प्राप्त करने के उद्देश्य से जातिगत आंदोलन प्रारंभ किया। लेकिन अखिल भारतीय दलित आंदोलन की शुरुआत जो है अखिल बहिष्कृत वर्ग के नेताओं के द्वारा 1926 में नागपुर में ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसके प्रथम निर्वाचन अध्यक्ष जो है मद्रास के दलित नेता MG राजा थे और उनके उपाध्यक्षों में से एक उपाध्यक्ष जो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मतलब यहाँ पर अध्यक्ष 2 हैं MG राजा थे और उसके उपाध्यक्ष वो है भीमराव अंबेडकर। ये चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि अध्यक्ष कौन था और उपाध्यक्ष। और ज़्यादातर लोगों ने क्या किया होगा, ये ऑप्शन को इस पर क्या है टिक किया होगा जिसने भी एग्ज़ाम दिया होगा। क्योंकि जैसे ही हमें नाम आता है ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस, तो हमारा आंसर कहाँ जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरफ। तो नहीं, इसके 2 अध्यक्ष पूछे हैं, ना कि उपाध्यक्ष। आगे लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुए और बाद में उन्होंने संगठन से इस्तीफा भी दे दिया था। आगे चलकर 1930 में डॉक्टर अंबेडकर ने नागपुर में कांग्रेसी विरोधी ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास कांग्रेस जो है वो नाम से संगठित किया था। तो उपाध्यक्ष जो हैं ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रहे हैं, लेकिन वो उसमें शामिल नहीं थे। फिर बाद में इस्तीफा दे देते हैं और फिर पुणे में एक नई संगठन की स्थापना करते हैं डॉक्टर भीमराव, जिसका नाम है ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास कांग्रेस। आगे देखते हैं। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक क्वेश्चन पक्का है कि आएगा, इसलिए और यहाँ पर विशेष तथ्य दिए गए हैं कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संगठित ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास फेडरेशन किया है, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन किया है, और वो ऊपर हमने जो पढ़ा था वो था ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन। ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन नागपुर वाला जो है वो था MG रंगा, लेकिन यहाँ पर क्या है ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास फाउंडेशन, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, ये सारे के सारे जो हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा ही स्थापित किए गए थे संगठन। बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है आगे चलकर इसके स्थान पर डिप्रेस क्लास एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना होती है। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ये आगे चल के डिप्रेस क्लास एजुकेशन सोसाइटी बनता है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन जो है बाद में डिप्रेस क्लास एसोसिएशन सोसाइटी बनता है, तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बयाना मुद्रा निधान के किस गुप्त शासक की सर्वाधिक जो है मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। बयाना मुद्रा निधान से चंद्रगुप्त द्वितीय
की जो है मुद्राएं हमें प्राप्त होती हैं। तो बयाना कहाँ पर है, तो बयाना यह देख लेते हैं कहाँ पर है, व्याख्या देखते हैं एक प्रकार से। बयाना मुद्रा निधान से गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की सर्वाधिक मुद्राएं प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य ने परम भागवत सहसांक एवं शकारी की उपाधि धारण की थी। उन्होंने स्वर्ण, रजत एवं ताम्र की मुद्राएं जारी की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं चलवाई और उसमें सर्वप्रथम जो है धनुर्धारी प्रकार की मुद्रा थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या है, धनुषधारी जो है उस पर अंकन करवाया था। आर्चरी वाला जो है वो अंकन है उस पर चंद्रगुप्त द्वितीय में सर्वाधिक, और उनकी जो संख्या है वो बयाना से प्राप्त हुई है। चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए थे। इसके अलावा लिच्छवी प्रकार, राजा रानी प्रकार आदि प्रकार की मुद्राएं भी जारी की थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो धनुर्धारी थे। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आगे है, समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। गरुण हो गए, धनुर्धारी अश्वमेघ, और कुमारगुप्त ने 15 प्रकार की, और जिसमें अप्रतिहा प्रकार, मयूर, कार्तिकेय आदि प्रकार की मुद्राएं थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और आर दिया गया है। जब कोई योद्धा राजा के लिए युद्ध करते हुए उत्कृष्ट पराक्रम दर्शाते हुए वीर गति को प्राप्त होता है, तब उसके आश्रितों को जीविका के लिए भूमि प्रदान की जाती है। मृत्युक वृत्ति के कहा जाता है, जिसे मृत्यु वृत्ति कहा जाता है। आगे कथन है, एक चंदेल अभिलेख में ऐसे ही मृत्यु वृत्ति के अनुदान का विवरण हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन सही है, दोनों ही सही है और दोनों ही व्याख्या भी यहाँ पर सही होती है। यहाँ पर एक्सप्लेन देख लेते हैं। 8वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक जो है बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भाग पर चंदेल वंश के शासन किया, और जो भारत का प्रसिद्ध राजपूत वंश था। चंदेल मूल रूप से गुर्जर प्रतिहारों के जमींदार थे। इस वंश का संस्थापक नन्नुक नामक व्यक्ति था। चंदेल वंश अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध था, जिसके प्रमुख उदाहरण जो है कदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, लक्ष्मण मंदिर आदि प्रमुख थे। तैलुक्य वर्मन जो है कि अजयगढ़ शिलालेख से पता चलता है कि युद्ध भूमि में उत्कृष्ट पराक्रम दर्शाते हुए वीरगति को प्राप्त करने वाले योद्धाओं के लिए आश्रितों के जीविका के लिए भूमि प्रदान किया जाता था, जिसे मृत्युक वृत्ति कहा जाता था। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत लंबा चौड़ा जो है सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि 1623 से लेकर 24 तक का जो समय है, किसी यात्री ने कैम्बे में परिंदों का अस्पताल देखा। यहाँ कुछ लंगड़े, बीमार और बिना जोड़े वाले परिंदे और कुछ छोटे अनाथ चूहे देखे। उसने लिखा कि एक संभ्रांत सफ़ेद दाढ़ी वाले बेहद बूढ़ा इंसान उन्हें पेटी में रुई के बीच में रख रहा था। उसकी नाक पर ऐनक चढ़ा हुआ था और वह चिड़िया के पंखों की सहायता से उन्हें छोटे उनकी ऐनक चढ़ा तो उनके सहायता के लिए उन चूहों को दूध पिलाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वे अभी इतने छोटे थे कि और कुछ नहीं खा सकते थे, जैसा कि उसने कहा है। मतलब किसने कहा, एक किस्म से ये पूछा है। तो ये कहा है पिएत्रो डेला बेल। तो सी ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही है। ये एक इटावली यात्री थे जो कि जहांगीर के काल में सूरत पहुंचा था और भारत के तटीय क्षेत्रों की विस्तृत यात्रा की है और अपनी यात्रा के वर्णन ग्रंथों में संकलित किया है। 1632 से लेकर 24 में कैम्बे की यात्रा के दौरान उसने एक परिंदों का अस्पताल देखा, जहां पर बीमार पक्षियों के साथ अनाथ और नवजात चूहों को भी देखा था, जिसकी देखभाल के लिए संभ्रांत बूढ़ा इंसान यहाँ पर रह रहा था और बड़े होने पर आज़ाद कर देता था। मतलब जो पक्षी थे वो बड़े हो जाते थे तो उनको आज़ाद कर देता था ताकि वे स्वतंत्र विचरण कर सके। उनके प्रमुख कृतियों में द ट्रबल ऑफ पिएत्रो डेला बेल इन इंडिया, द पिलग्रिम, द जर्नी ऑफ पिएत्रो डेला बेल इत्यादि हैं। आगे है, इनमें से किस ग्रंथ में सभा और समिति का उल्लेख है? तो अथर्ववेद जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अथर्ववेद में सभा और समिति
को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा है और इन दोनों के बीच सामंजस्य की प्रार्थना की गई और सभा समिति राजा को निरंकुश नहीं होने देती थी। सभा कुलीन वर्ग की संस्था भी कुछ न्यायिक कार्य करती थी। आगे है और एक्सप्लेन आगे भी है। जबकि समिति जो है सामान्य जन की संस्था थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार और समिति का 9 बार जो है उल्लेख है। यजुर्वेद में भी सभा का उल्लेख मिलता है। इसमें युवाओं के प्रवेश के बारे में चर्चा मिलती है। छंदोग्य उपनिषद में सभा एवं समिति का उल्लेख मिलता है, जबकि बृहदारण्यक उपनिषद में सभा समिति का उल्लेख नहीं मिलता है। ईश्वर कृष्ण कौन थे? तो ईश्वर कृष्ण जो हैं वो थे षड दर्शन में से एक के दार्शनिक। द फिलोसफर ऑफ वन ऑफ द 6 सिस्टम्स ऑफ फिलोसफी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। वैदिक दर्शनों में जो 6 दर्शन हैं अधिक प्रसिद्ध हैं और 6 दर्शन जो है षड दर्शन सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत है। इसके प्रणेता जो है कपिल मतलब सांख्य के कपिल, योग के पतंजलि और न्याय के गौतम, कणाद हो जाएंगे मीमांसा के और वैशेषिक के मीमांसा के जैमिनी और वेदांत के वदगायन। तो सांख्य दर्शन का सबसे प्राचीनतम और प्रमाणिक ग्रंथ जो है सांख्यकारिता है, जिसको ईश्वर कृष्ण द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। आगे है फिर से 2 सूचियां दी गई हैं और यहाँ पर उसका मिलान करना। तो रमेश चंद्र दत्त का है जो है इनका द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। द हिस्ट्री ऑफ सिपोय ये नहीं है। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ अंडर ब्रिटिश रूल ये जो है देखते हैं यहाँ पर नीचे। सी का जो है दूसरा है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है क्योंकि सी का जो है दूसरा एक से ही मिलान हो जाता है। आगे देखते हैं एक्सप्लेन में। जॉन विलियम काय की है द हिस्ट्री ऑफ सिपॉय वॉर इन इंडिया। मेरी कारपेट की 6 मेथड्स इन इंडिया। मेरी कारपेंटर की है 6 मंथ्स इन इंडिया। 6 मंथ ऑफ इंडिया। रमेश चंद्र दत्त की है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल। तो इसका पीडीएफ मैंने अपने उसमें दे रखा है इंस्टा मोजो पे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी में है। आगे है वैलेंटाइन चिरोल जो है इंडियन ओल्ड एंड न्यू इनकी बुक होती है। आगे है 1962 में भारत चीन युद्ध के बारे में निम्नलिखित कम्युनिस्ट पार्टी के रुख के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहला है कि पार्टी की एक शाखा ने चीनी आक्रमण के विरुद्ध जो है भारत का समर्थन किया था। दूसरा है कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी ने चीनी रुख का समर्थन किया था। और सी है पार्टी की एक शाखा ने चीन की आलोचना का बुर्जुआ राज्य के रूप में की थी। और डी ऑप्शन है कम्युनिस्ट पार्टी की मार्क्सवादी शाखा ने दुनिया भर में क्रांतिकारी तत्वों से हाथ मिलाया था। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। बाकी व्याख्या देख लेते हैं। चीन ने 1962 में भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश पर आक्रमण किया और जिसके संदर्भ में वामपंथी विचारकों का अलग अलग मत था। पहले हमले के तुरंत बाद जो है वामपंथी पार्टी का एक शाखा जिसमें मुख्य रूप से अमृत जो है डांगे ने चीनी आक्रमण की अवहेलना की और उन्होंने भारत समर्थन के लिए कहा। चीनियों ने न सिर्फ भारत पर हमला किया बल्कि भारत की जमीनी पर भी कब्जा कर लिया। उन्होंने सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी और दुनिया की अन्य पार्टियों से बात करके चीन के नेतृत्व की घोर आलोचना की थी। कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेताओं जैसे श्रीपत डांगे, एस.जी. सरदेसाई ने कम्युनिस्ट नेताओं द्वारा चीन के सार्वजनिक रूप से आलोचना न किए जाने के रुख का भी विरोध किया था। पार्टी की एक शाखा ने भारत के बारे में कहा कि भारत की बुर्जुआ सरकार साम्राज्यवादियों का समर्थन लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, न कि चीन की सरकार।
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, एलोरा के निम्नलिखित में से कौन से गुफा मंदिर यानी कि ब्राह्मण धर्म से संबंधित है? तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा हमारा, एक तो धूमेर लेण है, धूमेर लेण ए ऑप्शन, और डी ऑप्शन यानी रावण की खाई और धूमेर लेण जो है वो इससे रिलेटेड है, ब्राह्मण धर्म से। एलोरा जो है राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। ये स्थल महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। एलोरा पहाड़ी पर 18 ब्राह्मण मंदिर और 4 जो हैं गुहा जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। एलोरा के मंदिर में कैलाश मंदिर अपनी आश्चर्यजनक शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसका निर्माण कृष्ण प्रथम द्वारा करवाया गया था। एलोरा में रावण की खाई और धूमेर लेण गुफा मंदिर जो है ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। रावण की खाई गुफा मंदिर में नृत्य करते हुए शिव और कैलाश पर्वत उठाए हुए रावण के दृश्य जो है सुंदर हैं। एलोरा की कुछ गुफाएं जैन मत से भी संबंधित है, जिसमें इंद्र सभा तथा जगन्नाथ गुफा उल्लेखनीय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से राजतरंगिणी में वर्णित वह कौन सा राजा है जिसने स्वयं एक चर्मकार के घर जाकर त्रिभुवन स्वामी का मंदिर बनाने के लिए उसकी कुटिया की जमीन मांगी थी? तो आंसर हो जाएगा चंद्रपीढ़। 7वीं शताब्दी में दुर्लभ बर्मन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की थी। दुर्लभ बर्मन वर्धन का पुत्र जो है तथा उत्तराधिकारी दुर्लभ हुआ, जिसने प्रतापादित्य की उपाधि ग्रहण की। प्रतापादित्य के 3 पुत्र हुए, चंद्रपीढ़ और तारापीढ़ तथा मुक्तापीढ़, जिन्हें क्रमशः वज्रदित्य, उदयदित्य तथा ललितादित्य भी कहा जाता है। दुर्लभक ने 50 वर्षों तक शासन किया। इसके बाद जो है चंद्रपीढ़ शासक बना, जो एक पवित्र एवं नेक शासक था। राजतरंगिणी में वर्णित है, चंद्रपीढ़ स्वयं चर्मकार के घर जाकर त्रिभुवन स्वामी का मंदिर बनवाने के लिए उसकी कुटिया की जमीन मांगी। तत्पश्चात तारापीढ़ राजा बना, जिसे कल्हड़ ने क्रूर एवं निर्दयी राजा बताता है। कश्मीर के शासकों ललितादित्य मुक्तापीढ़ सर्वाधिक शक्तिशाली शासक सिद्ध हुआ। वह एक साम्राज्यवादी शासक था। आगे देखते हैं, 27 दिसंबर 1891 को पंजाब के एक कदियान में किस सामाजिक धार्मिक सुधारवादी आंदोलन की पहली आम सभा हुई थी? तो आंसर है बी ऑप्शन यानी अहमदिया आंदोलन जो है 1889 ईस्वी में मिर्जा गुलाम यानी अहमद द्वारा गुरदासपुर पंजाब के कदियान नामक स्थान में हुआ था, इसलिए इस आंदोलन का कदियान आंदोलन भी कहा जाता है। यह एक सामाजिक धार्मिक सुधारवादी आंदोलन था। अहमदिया आंदोलन उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित था, जो मूलतः इस्लाम धर्म का ही एक आंतरिक विद्रोह था। 27 दिसंबर 1891 को पंजाब के कदियान में अहमदिया आंदोलन की पहली आम सभा हुई थी। आर्य सभा तथा देव समाज हिंदू सुधारवादी आंदोलन था, जिसका क्रमशः स्वामी दयानंद सरस्वती तथा शिव नारायण अग्निहोत्री में प्रारंभ किया गया था। निरंकारी 1851 में पंजाब में बाबा दयाल दास और द्वारा स्थापित सुधारवादी आंदोलन था। यह सिख धर्म का एक संप्रदाय था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला है कि मद्रास थियोसॉफिकल सोसाइटी के एनी बेसेंट का कहना है कि प्राचीन हिंदू महिलाएं शिक्षित थी और समाज में आज़ादी से घूमती थी। सही नहीं बताना है, तो ये तो सही है। आगे है, उत्तर भारत का सक्रिय आर्य समाजियों ने स्त्री शिक्षा का जोरदार समर्थन किया। ये भी सही है। आगे है, 1882 की हंटर कमीशन रिपोर्ट की बालिका विद्यालयों के लिए बालिकों के विद्यालय से अधिक और उदार आर्थिक अनुदान देने तथा छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति व पुरस्कार देने की सिफारिश की थी। ये भी सही है। डी देखते हैं, धोंडो केशव कर्वे उच्च वर्ण की हिंदू विधवाओं की शिक्षा के लिए खिलाफ थे, तो ये गलत हो जाएगा। उन्होंने सभी की शिक्षा के लिए
जो है बात की थी यहाँ पर। स्त्रियों की दशा में सुधार करने के लिए ईश्वर विद्यासागर और धोंदो केशव कर्वे एवं विष्णु शास्त्री महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। धोंदो केशव कर्वे जो फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रोफेसर थे, 1893 में स्वयं एक विधवा से उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण से विवाह किया और इसके अलावा उन्होंने हिंदू विधवाओं के उद्धरण के लिए विशेष प्रयत्न किया और विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव बन गए। उन्होंने 1893 ईस्वी में विधवा विवाह मंडली तथा 1899 में पुणे यानी कि पुणे में विधवा आश्रम की स्थापना की थी। यह उच्च वर्ण की हिंदू विधवाओं की शिक्षा के समर्थन थे, ना कि विरोधी। 88 अगला क्वेश्चन है 1724 में हैदराबाद के स्वायत्त शासी राज्य की स्थापना किसने की थी? हैदराबाद ये क्या है, दोबारा रिपीट हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आसफ जा ने की थी। आगे देखते हैं दक्कन में 1724 में हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी आसफ जाह ने। चिनकलिज खान तथा निजामुल मुल्क था 1724 में। और हैदराबाद के सूबेदार मुजाविर खां को मोहम्मद शाह ने निजाम के विरुद्ध कार्यवाही करने का आदेश दिया और 1724 में मुजाविर खां और निजामुल मुल्क के बीच जो है सूकरखेड़ा का युद्ध होता है, जिसमें निजामुल मुल्क विजय होता है और दक्कन का स्वामी बन बैठता है। विवश होकर मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क को दक्कन का वायसराय नियुक्त किया तथा आसफ जाह की उपाधि प्रदान की। अलावर्दी खां और शौकत जंग का संबंध बंगाल से था। आगे देखते हैं ऐतिहासिक लेखन में व्याख्या के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ऐतिहासिक लेखन यहाँ पर व्याख्या करनी, ऐतिहासिक पद्धति के आवश्यक चरण के रूप में व्याख्या का स्थान आलोचना और उद्घाटन के पर जान पड़ता है। विवेचनात्मक निर्णय के लिए यह जानना उतनी बड़ी चुनौती है कि किसी दस्तावेज का क्या अर्थ है, उतनी ही बड़ी यह भी है कि उसे कब और किसने लिखा और क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है। ऐतिहासिक आंकड़ों का साहित्यिक प्रतिपादन बहुत हद तक इस बात से निर्धारित होता है कि कोई उसकी व्याख्या कैसे करता है। तथ्यात्मक व्याख्या का संबंध दस्तावेज के तथ्यों से होता है, शब्दों से नहीं। नीचे दिए उत्तर में चयन करना है, तो सी ऑप्शन यानी बी ए वाला जो है वो गलत हो जाएगा, बाकी बी जो है बी सी डी यहाँ पर सही है। तो ऐतिहासिक लेखन में विवेचनात्मक निर्णय के लिए यह उतना जानना उतनी बड़ी चुनौती है कि किसी दस्तावेज का क्या अर्थ है, उतनी ही बड़ी चुनौती ये भी है कि कब और किसने लिखा है, क्या उस पर विश्वास कर सकते हैं। ऐतिहासिक आंकड़ों का साहित्यिक प्रतिपादन बहुत हद तक इस बात से भी निर्धारित होता है कि कोई उसकी व्याख्या कैसे करता है। इतिहास लेखन में तथ्यात्मक व्याख्या का संबंध जो है दस्तावेज के तथ्यों से होता है, ना कि शब्दों से। अगला है वह वाद विवाद तथा शास्त्रार्थ में गहरी दिलचस्पी रखता है। जब श्रीनाथ ने उसके राजकवि डिंगीमा को एक शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया था तो उसे श्रीनाथ को यानी कवि सार्वभौम की उपाधि मिली थी। तो ये किसके लिए है, तो ये है देवराय द्वितीय के लिए। देवराय द्वितीय विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक है, जिसे अभी हमने इससे रिलेटेड क्या है 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। इमाडी देवराय, पौर्ण देवराय, गजबेटकर और पौराणिक आख्यानों में से इंद्र का अवतार भी मानते हैं। यह विद्या तथा विद्वान दोनों का संरक्षक था। वह स्वयं संस्कृत का विद्वान था। उसने 2 संस्कृत ग्रंथों महानाटक सुधानी और वद्यारण के ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखने की रचना की थी। इसके संरक्षण में 34 कवि फले फूले, जिसमें डिंडीमा उसका दरबारी कवि था। तो पूछा जाए डिंडीमा किसके दरबारी कवि थे, तो देवराय द्वितीय के। आगे है जब तेलुगु कवि श्रीनाथ ने डिंडीमा को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया तो देवराय द्वितीय ने श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि से सम्मानित किया और उसे सोने के सिक्के से भी नहलाया। हरिहर द्वितीय, मल्लिकार्जुन और ये सारे के सारे विजयनगर के साम्राज्य थे, लेकिन इसका आंसर जो है देवराय द्वितीय ही है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ये काफ़ी बड़ा पैराग्राफ है, यहाँ पर देखते हैं। प्राचीन भारत में हमें ग्रंथों का एक विशालतम
भंडार प्रदान किया गया है जो 2000 वर्षों से भी अधिक का समय बौद्धिक एवं साहित्यिक गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसका क्षेत्र अथवा अपन व्यापक है। प्राचीनतम साहित्य जो है ऋग्वेद संहिता कम से कम 3000 वर्ष पुरानी है अथवा यह उसके काफी प्राचीन हो सकती है। भारत की प्राचीनतम सभ्यता पर प्रकाश डालने वाले साहित्य की धारा निरंतरता के साथ जो है शताब्दियों तक प्रवाहमान रही है। उसने राजनीतिक इतिहास के अलावा मानवीय क्रियाकलाप के सभी क्षेत्रों का समाविष्ट किया। ऐसी स्थिति में दुनिया की अन्य संस्कृतियों में दिखाई नहीं देती। साहित्य के इस विशाल भंडार में धर्म, दर्शन, नीतिशास्त्र, कर्म कांड एवं धार्मिक अनुष्ठान के साथ जो है सृष्टि शास्त्र, ब्रह्मांड विद्या, भूगोल, खगोलशास्त्र, आनुवंशिक विज्ञान, राजनीतिक, आर्थिक सिद्धांत, व्यवहार अर्थात संक्षेप में लौकिक जीवन के समस्त क्षेत्र जो है समाहित है। इसमें विशुद्ध यानी धार्मिक ग्रंथों के अलावा शुद्ध साहित्य परंपरा के ग्रंथ जैसे महाकाव्य, गीति काव्य, काव्य नाटक, गद्य, चरित्र ग्रंथ और लोक कथाएं सम्मिलित हैं। यह साहित्य अपने स्वरूप की दृष्टि से जितनी भारी भरकम थी उतनी ही अपनी विषय वस्तु की दृष्टि से समृद्ध भी है। यद्यपि यह भारत के राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण में अधिक सहायक नहीं है, किंतु यह भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विविध चरणों के विकास के अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। प्राचीन मिस्र, पश्चिमी एशिया, चीन और यहाँ तक कि ग्रीक एवं रोम की सभ्यताओं के अध्ययन हेतु ऐसे संसाधन उपलब्ध नहीं है। तो एक पैराग्राफ था। अब क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि प्राचीन भारतीय नाटकों में लोकप्रिय विषय वस्तु जो है रामायण, महाभारत, दरबारी प्रेम और लोक कथाओं पर आधारित है। किसमें है? तो ये हो जाएगा अभिषेक में। प्राचीन भारत में हमें ग्रंथों का एक विशाल भंडार प्रदान किया गया है जो कि 2000 वर्षों से भी अधिक के बौद्धिक एवं साहित्यिक गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। प्राचीन नाटक और लोकप्रिय विषय वस्तु जैसे कि रामायण, महाभारत, दरबारी प्रेम और लोक कथाओं पर आधारित है। नाटककार भास द्वारा लिखित नाटक जो है अभिषेक का कथन रामायण से लिया गया है। अभिषेक 6 अंकों का जो है नाटक है। इसमें रामायण के किष्किंधा कांड में युद्ध कांड की समाप्ति तक की कथा तथा बालीवध से राम राज्याभिषेक तक की कथा वर्णित है। अभिमारक, बालचरित, पंचरत्न भी भास की ही जो है कृतियां हैं, लेकिन इसमें जो है उन सबका वर्णन नहीं है। अभिमारक में राजा कुंती भोज की पुत्री कुरंगी का राजकुमार अभिमारक यानी नायक के प्रणय विवाह का वर्णन है। बालचरित जो है नाटक भगवान श्री कृष्ण, तो यहाँ पर ये दोनों तो नहीं हो। पंचरत्न आपको पता है तो ये नहीं होगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत के महान दार्शनिक वेदांत देशिक ने एक संदेश जो है काव्य गीति काव्य का एक प्रकार लिखा है जिसका नाम है, तो यहाँ पर हंस संदेश। वेदांश जो है, अब यहाँ पर मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। पवनदूत और शीलदूत ये तो नहीं है, हंस संदेश ही यहाँ पर सही आंसर है। वेदांत देशिक को दक्षिण भारत की श्री वैभव परंपरा में एक महत्वपूर्ण आचार्य के रूप में जाना जाता है, जिसने विशिष्टाद्वैत के दार्शनिक सिद्धांत को प्रतिपादन किया। वेदांत देशिक के एक संदेश जो है काव्य गीति काव्य का एक प्रकार है। हंस संदेश लिखा है, इसमें 13वीं शताब्दी में लिखा गया संस्कृत प्रेम कविता है। इसमें रामायण महाकाव्य के नायक तथा उनकी पत्नी सीता को हंस के माध्यम से संदेश भेजते हैं, जिसे रावण ने अपहरण कर लिया था। मेघदूत, पवनदूत, शीलदूत ये दोनों के जो हैं वो दूत काव्य हैं, जो क्रमशः कालिदास की है। पवनदूत धोई की है और जो शीलदूत है ये चरित्र सुंदर की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ऐतिहासिक ग्रंथ बिल्हड़ द्वारा रचित जो है वो कौन कौन से है? तो विक्रमादेव चरित बिल्हड़ की विक्रमादेव चरित है और कर्ण सुंदरी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं।
बिल्हड़ मूलतः कश्मीर के निवासी थी। वे सर्वप्रथम कलचुरी नरेश लक्ष्मीकर्ण के दरबार में कुछ वर्ष रहे, अंत में कल्याणी चले गए। बिल्हड़ जो है विक्रमादित्य षष्ठ के राजकवि थे। विक्रमादित्य षष्ठ ने उन्हें विद्यापति की उपाधि धारण की दी थी और इसके महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है विक्रमादेवचरित, कर्ण सुंदर, शांति शतक, चौर पंचाशिका आदि लिखा गया है। इसमें विक्रमादेवचरित जो है 11वीं शताब्दी में संस्कृत में लिखी थी। इस पुस्तक में बिल्हड़ ने कल्याणी के चालुक्य नरेश विक्रमादित्य षष्ठ के जीवन चरित्र का वर्णन किया है। और जो भुवनाभ्युदय गुप्तकालीन चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य के नवरत्न शंकु द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कुछ मिलान करने के लिए बोला गया है और कहा गया है कि ब्राह्मण ग्रंथ और वैदिक संहिता का सही सुमेलित नहीं है। ब्राह्मण जो है ऋग्वेद संहिता, तांडव ब्राह्मण जो है सामवेद, कौशिकी ब्राह्मण यजुर्वेद, गोपथ, तो यहाँ पर गोपथ तो सही है, तांडय ये भी सही है और ऋग्वेद संहिता ये भी सही। तो सी ऑप्शन क्या है, ये गलत हो जाएगा। यजुर्वेद का जो है शतपथ और तैत्तिरीय है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। आगे है ऋग्वेद का 7वां मंडल किस परिवार से रिलेटेड है। 7वां मंडल जो है हमारा वो है वशिष्ठ से। व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद एक संहिता है जिसमें 10 मंडल है। इसमें से दो से 1 तक के मंडल सबसे पुराने हैं। पहला 8वां और 9वां और 10वां पार्वती काल के हैं। 10वां मंडल इसमें पुरुष सूक्त भी है जो सबसे बाद का है। इसमें 7वां मंडल जो है वशिष्ठ से संबंधित है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है जो रावी नदी पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। इसमें वंश भरत वंश का जो है त्रसु राजवंश के राजा सुदास तथा 10 यानी अन्य राजाओं के साथ युद्ध हुआ था और जिसमें क्या है विश्वामित्र जो है को हटाकर उसकी जगह विशिष्ट को नियुक्त किया गया था और विजय जो है सुदास की होती है। 5वें मंडल से अत्रि और 6ठे मंडल में भरद्वाज का, तृतीय मंडल विश्वामित्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस सिर्फ एक दल नहीं बल्कि एक आंदोलन था जिसमें व्यापक रूप से अलग अलग राजनीतिक तथा वैचारिक दृष्टि रखने वाले व्यक्ति और समूह शामिल थे। यह मुख्य धारा का संगठन था लेकिन एकमात्र धारा नहीं था। स्पष्ट है कि गैर कांग्रेसी आंदोलन को कभी समांतर धाराओं के रूप में नहीं देखा गया जैसा कि कुछ लोगों ने कहा है। हालांकि वे कांग्रेस के बाहर थे, उनमें से ज़्यादातर उसने सचमुच अलग नहीं थे और किसी भी चरण में वे कांग्रेस का विकल्प नहीं बने। सिर्फ एक जिसके बारे में कहा जा सकता है कि उसने राजनीतिक की वैकल्पिक धारा बनाई, वह थी सांप्रदायिक और जातिवादी आंदोलन की धारा जो न राष्ट्रीय थी और न साम्राज्यवादी विरोधी। 1919 से लेकर 1942 के बीच अनगिनत जन आंदोलन के अलावा अनेक सत्याग्रह अभियान चलाया गया। यह आंदोलन अनेक रूपों और चरणों में नए किस्म की राजनीति लोगों के सामने ले आया। इसने उनके धर्म और जाति और स्थान जो है आधारित आधुनिकता पूर्ण चेतना और पारंपरिक शासन के प्रति निष्ठा को नहीं झकझोरा। हालांकि कुछ मामलों में गांवों के कुछ आंदोलनों में अनुशासन लाने के लिए जातिगत ढांचे का इस्तेमाल किया गया जबकि आंदोलन के लक्ष्य और मांगों की जाति से कोई लेना देना नहीं था। भारतीय संस्कृति के उपनिवेशीकरण के बचाव के लिए 19वीं शताब्दी में जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन खड़े हुए वे राष्ट्रीय आंदोलन में समाहित हो गए। जन आंदोलन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक तरफ ब्रिटिश
शासन के खिलाफ लड़ने के लिए विविध प्रतिभाओं, ऊर्जाओं और व्यापक रूप से लोगों की क्षमताओं का इस्तेमाल कर पाया। वहीं रचनात्मक कार्यों पर भी बल दिया गया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन आंदोलन की वैकल्पिक धारा नहीं थी? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, एक तो गदर आंदोलन नहीं था, तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर बी, ए, सी और डी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बाकी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वैकल्पिक धारा से जुड़ा हुआ था। आगे देखते हैं, बहुत बड़ी व्याख्या है जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। तो आप सभी को पता होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब और किसने स्टार्ट किया था, और कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में हुआ था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। ये एक राजनीतिक संगठन नहीं था बल्कि जन आंदोलन भी था, जिसमें अलग अलग राजनीतिक वैचारिक दृष्टि रखने वाले व्यक्ति और समूह सम्मिलित थे। कांग्रेस मुख्य धारा का संगठन था लेकिन एक मात्र धारा नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन मुख्य धारा का संगठन था। कुछ विद्वानों का मानना है कि गैर कांग्रेसी आंदोलन भी समांतर धारा में शामिल नहीं थे, हालांकि वे कांग्रेस के बाहर थे और विचारधारा के स्तर पर भी कांग्रेस का विकल्प नहीं बन सके, सिर्फ सांप्रदायिक। और यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं, जैसे जातिवादी आंदोलन राजनीति के वैकल्पिक धारा बनाई जो राष्ट्रीय न होकर साम्राज्यवादी विरोधी बल्कि अधिकारों को हनन के खिलाफ किए गए आंदोलन थे। परंतु बाद में कुछ आंदोलन जैसे गदर आंदोलन, नेशनल आर्मी आंदोलन, रॉयल इंडियन नेवी आंदोलन आदि वैकल्पिक धारा के नहीं थे, लेकिन समांतर अवश्य थे क्योंकि उनका विरोध भी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जो है गैर कांग्रेसी था? तो गैर कांग्रेसी जो था वो है सी ऑप्शन, द इंडियन डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया। व्याख्या देख लेते हैं फटाफट से। ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया एक गैर कांग्रेसी आंदोलन था। इसका मुख्य उद्देश्य दलित जातियों को अपने अधिकारों के प्रति जागृति पैदा करना था। यह सोसाइटी महाराष्ट्र के वी आर शिंदे का नाम बिल्कुल आपको रट लेना है, यानी विठल राम जी शिंदे ने 1906 में स्थापित किया था। इस सोसाइटी का प्रथम अध्यक्ष एम जी चंद्रावन को बनाया गया था। इसके प्रयास में 1918 में प्रथम अखिल भारतीय दलित वर्ग का सम्मेलन का आयोजित किया गया था, जिसने सर्वप्रथम अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी घोषणा पत्र जारी किया था। चरमपंथी कांग्रेस से संबंधित था। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में दो हिस्सों नरमपंथी और जातिवादियों में विभाजित हो जाता है। चरमपंथी जो है सबसे नेता होते हैं कौन? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एम जोशी द्वारा 1920 में की गई बम्बई में। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और 1936 में प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया लखनऊ में, और 11 अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय किसान सभी का सम्मेलन हुआ। उसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती से थे, जिससे पूर्वी बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में किसान आंदोलन का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से किस प्रकार के लोग जुड़े हुए नहीं थे? साम्राज्यवादी, मध्यम मार्गी, साम्यवादी और स्वराजी। तो कौन से नहीं जुड़े थे? तो जो साम्राज्यवादी है वही नहीं जुड़े होंगे, तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभ जो है 1855 में कांग्रेस का गठन माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के व्यापक रूप से अलग राजनीतिक और वैचारिक दृष्टि रखने वाले व्यक्ति और सामूहिक शामिल थे, किंतु साम्राज्यवादी लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे। बाकी जुड़े हुए थे, आप इसको क्या है पढ़ लीजिए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से सत्याग्रह आंदोलन इंडियन नेशनल कांग्रेस का कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है सत्याग्रह आंदोलन इंडियन नेशनल कांग्रेस का हिस्सा नहीं था। तो कौन सा नहीं था? महाद स्वीट टैंक सत्याग्रह, सी ऑप्शन नहीं था। आगे देखते हैं, अब ये क्या था? महाद स्वीट टैंक जो है मीठा जलाशय
सत्याग्रह भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में 1917 में महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले में महद नामक स्थान पर दलितों के सार्वजनिक चबूतरे यानी तालाब से पानी पीने, मतलब एक तालाब है वहां से पानी पीने नहीं दिया जाता था। इसके लिए जो है अंबेडकर जी ने एक क्या है आंदोलन चलाया जिसको महाद स्वीट टैंक बोला गया, और ये कब चलाया गया? 1927 में। और फिर और बाकी तो है ये रॉलेट सत्याग्रह और क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सारे के सारे, इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं, यही सब है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। इंडियन नेशनल कांग्रेस की कार्यवाहियों में महिलाओं ने किस वर्ष भाग लिया था? मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस में महिलाओं ने कौन से साल में भाग लिया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1889 में। किसने कौन थे ये व्याख्या देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले 1889 में 5वें अधिवेशन में भाग लिया गया था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो है सर विलियम बेडरवर्थ द्वारा बम्बई में किया गया था, और इसी अधिवेशन में 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव भी पारित किया था। बाद में 1890 में छठे अधिवेशन में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने भी संबोधित किया था। श्रीमती एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, नेल्ली सेनगुप्ता ने क्रमशः 1917 में एनी बेसेंट ने 25, कानपुर वाले ने एनी बेसेंट, सरोजनी तो श्रीमती एनी बेसेंट ने कलकत्ता 1917 में, और सरोजनी नायडू ने 1925 में, और नेल्ली सेनगुप्ता 1933 कलकत्ता में अध्यक्षता की थी। तो सबसे पहले जो है 1889 में सबसे पहले महिलाओं को शामिल किया गया था। तो ये पहले शिफ्ट का पेपर कंप्लीट होता है जो कि नवंबर महीने में हुआ था 2021 में। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।